हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपके अपने चैनल स्टडी टिपलेट पर। आज हम बोर्ड परीक्षाओं की नज़दीकी को देखते हुए 12th क्लास आर्ट से जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन अभी तक अच्छे से लर्न नहीं हुए हैं या उनको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जी हाँ, आपका अपना स्टडी ट्रिपल 8 चैनल आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा और आप लोगों की मुश्किल जो परिस्थितियां हैं, जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई हैं और अब आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी शुरू होने जा रही हैं, तो ऐसे में आप अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखें और आप बिल्कुल भी टेंशन न लें कि भी मुझे तो ये याद नहीं है या मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं कैसे पास हो पाऊंगा। तो यहाँ आपको स्टडी ट्रिपल 8 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पहचान लीजिए और इनको आज हम सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन है उस चैप्टर से है जहाँ से 10 नंबर का आपका पेपर में आना जरूरी तय है, क्योंकि बोर्ड ने जिस तरह से अपना प्लान किया हुआ है चैप्टर के अकॉर्डिंग कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ हम आपकी ज्योग्राफी की बुक यानी कि पहला पार्ट है विश्व के संदर्भ में, वहाँ से चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इस चैप्टर का नाम है। इंग्लिश मीडियम वाले तो उनके लिए बता देता हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये जो चैप्टर है यहाँ आप लोगों को एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करें, इसीलिए हम लेकर आए हैं ऐसा क्वेश्चन जो अपना रूप बदल बदल करके हर बार आज तक हर बार एग्जाम में आता रहा है। 2010 से लेकर के 2023 तक ये प्रश्न हमेशा आता रहा है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों को अलग अलग तरीकों से हम बताने जा रहे हैं कि भाई अगर ये ऐसे आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करें और ये इस तरह से आता है तो इसको उस मेथड से सॉल्व करें। तो देखिए, पहला प्रश्न जो बनता है वो है जनसंख्या घनत्व क्या है। विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण का वर्णन कीजिए। तो विश्व के संदर्भ में पूछा है और जनसंख्या का घनत्व पहले बताएंगे, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए और फिर उसके बाद आप बताएंगे विश्व में जनसंख्या घनत्व के वितरण के विषय में। फिर इसके बाद एक प्रश्न और है जो कि थोड़ा सा शब्द उसमें चेंज कर देते हैं, लेकिन आंसर इसका सेम रहेगा। जो ऊपर वाले का आंसर है वही आंसर इसमें रहेगा, विश्व में न्यून या विरल। तो ये आपको ध्यान देना है कि न्यून यानी कि नाम मात्र और विरल का मतलब भी बहुत ही कम होता है। जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ये पूछा है। जब न्यून का आप समझ जाएंगे तो जो क्षेत्र बच गया विश्व में वो सघन जनसंख्या वाला है, अधिक जनसंख्या वाला है, तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और आप किसी को 50 रुपये दे देते हैं और आपके दिमाग में ऑटोमेटिक रह जाता है कि 50 मेरे पास बच गए, तो इसी तरह से यहाँ पर जनसंख्या न्यून आपको पता चल जाती है कि भी उन क्षेत्रों का पता चल जाता है जहाँ पर बहुत कम यानी कि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों का पता चल जाता है। तो फिर बचे हुए क्षेत्र सघन यानी कि अधिक जनसंख्या वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है और वो पूछ रहा है कि विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वर्णन करें। यहाँ न्यून वाले पूछा था और अगले में पूछ लिया सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वर्णन करें। इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। और अगर हम अंतिम क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है विश्व के सघन और विरल। यहाँ दोनों पूछ लिए, सघन भी हो यानी कि ज़्यादा जनसंख्या वाले भी हों और यानी कि कम जनसंख्या वाले भी हों, उन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो है। इन क्वेश्चन को आप बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही गहनता से आप समझेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों को ये 5 नंबर के साथ साथ जो 1, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आंसर कैसे हम देंगे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डालेंगे भाई, जो आपके प्रश्न पत्र में जो नंबर पे ये क्वेश्चन है वही आपको डालना है। यहाँ मैंने 1 लिखा है तो 1 लिखा है। ये अगर 28 नंबर पे होता है तो आपको भी आंसर लिख करके 28 लिखना है, नहीं तो नंबरिंग चेंज की तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, घनत्व। तो यहां हम सबसे पहले जनसंख्या घनत्व लिखेंगे। इसको आप हेडिंग बनाएंगे इस तरह से ताकि समझने वाले को कोई प्रॉब्लम न हो। अब आप लिखेंगे किसी देश या किसी क्षेत्र की जनसंख्या। यहां लिखेंगे किसी देश या किसी क्षेत्र, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, गांव या शहर या फिर राज्य या फिर पूरा देश या फिर विश्व, है ना। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या और जनसंख्या बताया है यहां पर कि कुल लिखना है आपको, कुल जनसंख्या। ठीक है, यहां पर कुल जनसंख्या लिखना है, किसी देश या किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसका कुल क्षेत्रफल। आपको समझ में आ गया होगा यहां तक कि किसी देश या किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसका कुल क्षेत्रफल। यहां हम देखेंगे इनको आपस में कैसे घटाया जाएगा और निकाला जाएगा। तो इसको घटाने से यहां निकलेगा जनघनत्व। तो कुल जनसंख्या है और कुल क्षेत्रफल है हमारे पास। अगर ये हैं तो आप इसको बताने जा रहे हैं तो इसमें आप बताएंगे कि क्षेत्रफल के अनुपात को, अनुपात को उसका जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व, यह भी ध्यान रखना आप लोगों को। जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व एक ही बात है, कहा जाता है, कहा जाता है। अब आपको डियर स्टूडेंट पता चल गया है जन घनत्व क्या होता है। अब आप बताएंगे एक और भी तरीका होता है इसको बताने का, और वो है आप कैसे बताएंगे कि किसी क्षेत्र या देश प्रति इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या। कैसे लिखेंगे? किसी देश या क्षेत्र में प्रति इकाई, इकाई किलोमीटर, किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को वहां का जनघनत्व कहते हैं। तो
तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये हमने भूमिका तैयार कर दी है जो प्रश्न के स्टार्टिंग में पूछा गया था, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आप इन दो तरीकों से बता सकते हैं कैसे किसी देश या किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसका कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या फिर आप बता सकते हैं किसी देश या क्षेत्र में प्रति इकाई किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को वहां का जनघनत्व कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब हम इसको गणितीय आधार पर देखते हैं। तो गणितीय आधार लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व आप पहला पॉइंट लिख रहे हैं। इसमें आप बताएंगे कि भाई किसी देश का जन घनत्व पता लगाने के लिए उस देश की कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पर, पता लगाएंगे, गणितीय घनत्व लिखो या जन घनत्व लिखो। जन घनत्व। अब आप लिखेंगे कैसे? कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। आप लोग यहां तक समझ गए, यानी कि आपने ऊपर वाला जो पोर्शन था वो अच्छे से समझ लिया, और उसके बाद आपने ये गणितीय घनत्व जो जन घनत्व निकाला जाता है उसका फॉर्मूला आपने समझ लिया। तो डियर स्टूडेंट, 5 में से 2 नंबर आपके यहां पर पक्के हो जाते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है यहां पर कायिक घनत्व। यह है हमारा किसी भी क्षेत्र का कायिक घनत्व। इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकाला जाएगा, आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि इसे प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर कुल निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात में निकाला जाता है। तो आप बताएंगे कायिक घनत्व कृषि योग्य भूमि में, यानी कि आप बताएंगे कुल प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि में निवास करने वाली कुल जनसंख्या क्या कहलाएगी? पता है आप लोगों को क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कायिक घनत्व। क्या कहलाएगी? वो कायिक घनत्व कहलाएगी। जनसंख्या कायिक घनत्व कहलाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला भी आपको लिख देना है ताकि आपके नंबर न कटे। यहां लिखेंगे आप कायिक घनत्व।
घनत्व। और अब आप यहां फॉर्मूले का अगला पोर्शन लिखेंगे, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या आपने लिख दी। अब आप लिखेंगे देश की कुल कृषि योग्य भूमि। ये इसका फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, आप समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ये फॉर्मूले होते हैं और इनके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर पॉइंट 3 देखते हैं। 3 पॉइंट यहां पर रहेगा आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व, आर्थिक घनत्व को आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे कि किसी देश के साधनों की उत्पादन क्षमता या उस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को लिया जाता है। तो यहां आप देखिए, किसी देश के साधनों की उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता बताया है यहां पर। और फिर आप इसमें बताएंगे तथा उस प्रदेश में, तथा उस देश में, तथा उस देश में निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात है। निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात। यहां तक आपने लिख दिया और अब यहां बताएंगे इसे आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसे अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको फॉर्मूला लगाना है आर्थिक घनत्व, और इसके बाद फार्मूला जो लगेगा वो आप इसमें बताएंगे देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, और फिर आप नीचे बताएंगे साधनों की उत्पादन क्षमता, साधनों की उत्पादन क्षमता। यहां आप लोगों ने बड़े अच्छे से इन पॉइंट्स को देखा है, इनको बार बार समझे, सुने और फिर आप इनको लिख कर भी देखें ताकि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है वो हम देख लेते हैं, वो है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व के विषय में हम बात करें तो यहां लिखेंगे किसी देश की कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल, यानी कि किसी देश में कृषि योग्य कुल भूमि, कृषि योग्य कुल भूमि और उसमें निवास करने वाले कृषक जनसंख्या के अनुपात, और
उसमें रहने वाले कृषक जनसंख्या के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर कृषि घनत्व का भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? कृषि घनत्व बराबर में देश की कुल कृषि जनसंख्या, देश की कुल कृषक जनसंख्या बटे में हम बताएंगे कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है। आप लोगों के लिए ये बड़ा ही इजी रहने वाला है। अब अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो ये भी बड़ा ही आसान है। तो यहां आप लिखेंगे नंबर 5 और वो है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होगा कि किसी देश में खेती की भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी आपको हम समझा देते हैं, किसी देश में खाद्य यानी कि खाई जाने वाली खाद्य फसलों की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल और उस देश की जनसंख्या और देश की कुल जनसंख्या। अब इसका फार्मूला अगर हम बताएं तो वो है पोषण घनत्व बराबर है, बटे में हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या और यहां हम नीचे लिखेंगे खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। ये आपके 5 पॉइंट हैं। ये आपके 5 पॉइंट हैं डियर स्टूडेंट। आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखने हैं। जो सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था मैं आपको बता देता हूं। जनसंख्या घनत्व क्या है वो हमने बताया आपको। किसी देश या क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल को जब हम आपस में उनको घटाएंगे तो वहां पर जन घनत्व निकल करके आता है। फिर उसके बाद और जो अगला पोर्शन है इसी क्वेश्चन का वो पूछा है, विश्व में जन घनत्व के वितरण का वर्णन कीजिए। तो जन घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले तो भी यही है। कौन कौन से हैं? गणितीय घनत्व है, कायिक घनत्व है, आर्थिक घनत्व है और कृषि घनत्व है, फिर पोषण घनत्व है। ये जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगर प्रश्न घुमा करके ऐसा पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताइए, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। जनसंख्या के
घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। तत्व पूछे तो तत्व भी यही होंगे, कारक पूछे तो भी यही होंगे, और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों का वर्णन करें तो वो भी यही होंगे। कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 है धरातल, फिर नंबर 2 है यहां पर जलवायु, नंबर 3 है स्थलाकृति, और नंबर 4 है तापमान, नंबर 5 है भूमि या उपजाऊ मिट्टी या फिर जो संसाधन है उनसे पहुंच होना। तो ये सारे यहाँ पर पॉइंट हैं। तो नंबर 5 आप और भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जल है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं इनके विषय में। पहला अगर आप लिखेंगे तो इसमें आएगा धरातल। अब आप कैसे बताएंगे भाई, अगर किसी देश के विषय में पूछे तो आप बता सकते हैं, विश्व के लेवल से पूछे तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। विश्व के विषय में आप बताते हैं तो आप कहेंगे कि संसार में धरातल को लेकर के बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। संसार में बहुत से प्राचीन पहाड़ियां हैं, तो वहीं हिमालय जैसा युवा पर्वत भी श्रृंखलाएं मौजूद हैं। कहीं पर पठार हैं तो कहीं पर नदी घाटियां हैं, तो कहीं पर खाइयां पाई जाती हैं, कहीं पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो पाए जाते हैं, तो कहीं घास के मैदान पाए जाते हैं। ये आप लोगों को बताने हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई धरातल जनसंख्या के घनत्व को, उसके वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम चर्चा करें तो वो है जलवायु, और जलवायु भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो जलवायु का क्या रोल रहता है जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने में, तो आप जरा सोच करके देखिए डियर स्टूडेंट। अगर आपको कनाडा जैसे देश में भेज दिया जाए तो क्या आप वहां पर लगातार रह सकते हैं? आप लगातार वहां पर रहने के आदी कुछ समय के बाद बनेंगे, लेकिन शुरू शुरू में आपको बड़ी ही प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु शीत जलवायु है और वहां पर बर्फबारी होती रहती है, इसलिए आप हमेशा बर्फ में रहने के आदी नहीं होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप लंबे समय तक वहां रहते हैं तो आप वहां के आदी हो जाएंगे। अब भारत जैसा देश ही हम लें तो इसमें विभिन्न तरह की जलवायु पाई जाती हैं और समय समय पर बहुत सी जलवायुवीय परिवर्तन होते रहते हैं। सर्दी, गर्मी, तो वर्षा, तो कभी वसंत। तो हम इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु के लगभग सभी तरह की जलवायु के आदी हो जाते हैं, इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कनाडा के व्यक्ति को हम हमारे शुष्क राज्यों में उसको ठहराएं तो वो नहीं ठहर पाएगा, उसको अत्यधिक गर्मी महसूस होगी। अब तीसरा पॉइंट है स्थलाकृति। तो आप बता सकते हैं, हमारे देश का पूछे तो आप उसका जिक्र करें, और विश्व का पूछ रहा है तो विश्व का जिक्र करें। विश्व में विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, तो कहीं पर मंद ढाल पाई जाती हैं, तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। और इसी के साथ ही आप पठारीय क्षेत्रों का फिर से जिक्र करेंगे, मैदानी क्षेत्रों का जिक्र करेंगे, और फिर आप मरुस्थलीय क्षेत्रों का फिर से जिक्र करेंगे। स्थलाकृतियों का जनसंख्या के और घनत्व के वितरण में बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। अगर कोई स्थलाकृति या कोई देश तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तो वहां भी जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई क्षेत्र
ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है तो वहां भी जनसंख्या के वितरण का प्रभाव पड़ता है। और अगर वह कोई क्षेत्र मरुस्थल के सबसे ज्यादा निकट है तो वहां भी जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। फिर आप देखते हैं तापमान, तो तापमान का भी अपना एक रोल रहता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। तापमान, अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या निम्न पाई जाती है, जबकि सम तापमान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या निम्न पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तापमान भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। फिर है जल। जल ही जीवन है और जल अगर कहीं पर मौजूद है तो वहां जनसंख्या का वितरण बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर पीने योग्य जल किसी स्थान पर, किसी देश में भरपूर पाया जाता है तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व काफी उच्च मिलने वाला होता है। और अगर हम बात करें कि खारे पानी की, समुद्री पानी की, तो वहां पर इतनी गहरी जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि जल ही हमारी सभी गतिविधियों का आधार है। कृषि है, हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं, पीने के लिए हैं, पशुओं के लिए हैं, बहुत सी क्रियाओं के लिए जल ही जरूरी है। अतः हमारी जो पहले प्राचीन सभ्यताएं बसी हैं वो सबसे पहले नदियों के किनारे ही बसी हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगर हम बात करें जनसंख्या का विश्व में वितरण क्या है, तो डियर स्टूडेंट कुछ पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। इनको आप कैसे बताएंगे? जनसंख्या का जो वितरण है वो विरल जनसंख्या और सघन जनसंख्या, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र विश्व में पाए जाते हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व 1 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक भी पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र होता है और यहाँ पर बड़े बड़े महाद्वीपों में ये फैला होता है और वहाँ का जन घनत्व 1 या 2 या फिर 5 से नीचे ही प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अति शीत प्रदेश, मैंने आपको बताया था तापमान बहुत ही कम है तो भी कम ही लोग निवास करेंगे, तो अति शीत प्रदेश आप आर्कटिक और बहुत से बर्फीले क्षेत्र हैं, साइबेरियाई क्षेत्र हैं, उनका आप जिक्र कर सकते हैं। फिर आप तीसरे पॉइंट में उच्च पर्वतीय प्रदेश, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जहां ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन में कमी आती रहती है, तापमान में कमी आती रहती है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व निम्न पाया जाता है। और फिर हम बात करें विषुवतीय रेखीय क्षेत्र की, तो विषुवत रेखा के पास अत्यधिक वर्षा होती रहती है, साल भर वहां का तापक्रम बहुत ही ज्यादा ऊंचा बना रहता है, जो कि मानव के बसने के लिए अनुकूल नहीं होता। अतः इन्हीं जलवायुवीय कारणों की वजह से विषुवतीय क्षेत्रों में जनसंख्या निम्न पाई जाती है। तो कहिए डियर स्टूडेंट, कहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा? अब हम आपको एक मैप के माध्यम से इस विषय में समझाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न विश्व का है तो विश्व के आधार पर ही मैप में आपको बताएंगे। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने विश्व का मैप है और इस मैप में क्या बताया गया है उसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो जीरो लाइन है ये आप देख रहे हैं, इससे ऊपर और इससे नीचे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारत है, ये आप देखते हैं तो चाइना का पूर्वी क्षेत्र है। फिर यहाँ पर यूरोपीय देश हैं और ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है। फिर यहाँ कनाडा है, ग्रीनलैंड है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम आपको बताएंगे निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र। ये वो निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं माय डियर स्टूडेंट, जो कि
पूरा वर्ष बर्फ से ढके रहते हैं, अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और न्यून भी इन्हीं को ही कहते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्लैंक छोड़ा गया है वो क्षेत्र निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, निम्न वाला देख लिया, अब देखते हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च घनत्व की बात करें तो हम पूर्व से स्टार्ट होते हैं। यहाँ जापान यहाँ दिखाया गया है, फिर पूर्वी चाइना है और बहुत से और भी छोटे छोटे देश हैं यहाँ। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ऐसे शहर बसे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। फिर भारत का जो मध्य से नीचे दक्षिणी जो भारत है, ये उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, काफ़ी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं, खनिज के भंडार पाए जाते हैं, तीन ओर से समुद्र से घिरा है। तो ये जो क्षेत्र है उच्च जनसंख्या घनत्व वाला है। अब हम यहाँ देखते हैं जो यूरोपीय कंट्री है, यहाँ फ्रांस, जर्मनी और यहाँ पर आप देखेंगे यूके है और आपका इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं वो है, नीदरलैंड है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गहरी जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां हैं, यहाँ पर औद्योगिकरण अच्छा हुआ है, यहाँ पर उपजाऊ फसलें जो हैं भूमि है वो पाई जाती है फसलें उगाने के लिए। और फिर दक्षिण अफ्रीका का बहुत ही कम क्षेत्र है जो गहरी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ आप इजिप्ट को देख सकते हैं यानी कि मिस्र, और ये क्षेत्र हैं कुछ ही छुटपुट जगह हैं जहाँ पर गहरी जनसंख्या पाई जाती है। अमेरिका की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं पनामा नहर के पास वाला क्षेत्र है। और फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका में है न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसे ये शहर हैं, यहाँ पर गहरी जनसंख्या निवास करती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को याद करने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। इन मैप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो ये आपने गहरी जनसंख्या वाले देखे और ये आपने निम्न जनसंख्या वाले देखे। उसके अलावा जो बच गया वो सारे क्षेत्र आपके मध्यम जनसंख्या वाले हैं और वो हैं यहाँ पर ये दर्शाए हुए हैं। ये मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत का बहुत सा हिस्सा यहाँ पर मध्यम जनसंख्या वाला है। पूर्वी भारत का भी काफ़ी हिस्सा है। और फिर यहाँ हम चाइना का क्षेत्र देखते हैं, ये भी मध्यम जनसंख्या वाला है। अफ्रीका का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, ये भी मध्यम जनसंख्या वाला है। यूरोप के भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर मध्यम जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में भी आप मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र देख सकते हैं। और कुछ मात्रा में आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भी मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये है आप लोगों के लिए मैप के माध्यम से जनसंख्या के वितरण को समझाने का एक तरीका। आप लोगों को एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार जरूर देखना है ताकि आपके दिमाग में आसानी से ये वीडियो बैठ जाए और इस वीडियो के माध्यम से आप 5 नंबर बिल्कुल आसानी से प्राप्त करें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर पूछा गया है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन। और दूसरा इसी के अथवा में प्रश्न आता है जननांकीय संक्रमण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जननांकीय संक्रमण ये एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए बोर्ड ऐसे शब्दों वाले क्वेश्चन जरूर पुट करता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आप मन लगा करके पढ़ें, समझें, बार बार लिखने का अभ्यास करें। आप वीडियो को पूरा सुनने के बाद फिर अपने आप से ही इसका आंसर लिखें, फिर बाद में उसको मैच करें और अपने आप को ही नंबर दें। गलतियां निकालें, गलतियां ठीक करें। इसी तरह से आप हमें ये भी बताएं कि इस चैप्टर में आपको और कौन से क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है
हम आप लोगों को इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं और फिर एक वीडियो हम इस चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में बहुत ही कम समय में लगभग 30 से 40 मिनट में आप लोगों को हम 100-125 क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये भी आपके लिए हम वीडियो तैयार कर रहे हैं और इसी तरह से अध्ययन करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पहुंच तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। आप लोगों की ही सहायता से आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों तक जा चुका है और भी आगे ये बढ़ता जा रहा है। हम अनाप शनाप इधर उधर की कोई भी वीडियो आप लोगों को देने से अच्छा समझते हैं कि स्टडी मटेरियल ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि सच्चे मन से जो कार्य करता है वो देश की प्रगति में अपना योगदान जरूर देता है। अतः हमारा भी यही लक्ष्य है, इसीलिए हमने 888 चुना है हमारे इस चैनल के लकी नंबर को। बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इस चैनल पर ढेर सारी उपलब्धियां हमारे नाम हो चुकी हैं। आप लोगों की ही बदौलत ये चैनल है, आप लोगों के द्वारा ही इसको सराहा जाता है, तो हम भी आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। तो दीजिए मुझे इजाजत, हम फिर से हाजिर हो जाएंगे एक और यूजफुल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।